हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का ये क्रैश कोर्स चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली का पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन से ट्रेंड्स हैं। आज के सेशन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे, सर आपने बोला था क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स में इतने कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कराना था। प्यारे बच्चों, ये जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही आपके एमसीक्यू बनते हैं, और अगर मैं डायरेक्ट एमसीक्यू कराऊं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, देन हम लोग एमसीक्यू, जहां पे जरूरत नहीं होगी कॉन्सेप्ट की वहां डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन फैमिली में एलिमेंट्स को याद करने के क्या तरीके हैं। ऑस से टेपो, क्या तरीका है भैया? ऑस से टेपो। ठीक है, ऑस से टेपो, कितना बढ़िया तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें एटॉमिक नंबर की तो इसका 8 होता है, इसका हमारा 16 होता है, इसका 34 है, और इसका हमारा 52 है, और इसका हमारा 84। तो ये हमारे एटॉमिक नंबर हैं। अगर हम बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप सभी को पता है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। हम लोगों ने क्या देखा है भाई, इसके लिए हमने देखा 1s2 2s2 2p4। इसके लिए जब हमने बात की तो हमने देखा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। मतलब एक चीज़ तो सिमिलरिटीज़ मिली, और ऐसे ही इनमें हमको क्या मिला, इसमें 4s2 4p4 मिला, इसमें हमको क्या मिला, इसमें 5s2 5p4 मिला, इसमें हमको क्या मिला, इसमें 6s2 6p4 मिला। एक सिमिलरिटी सब में पाई गई, वो क्या पाई गई कि अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NH2 NP4 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जहाँ पे n की वैल्यू वेरी हो रही है। ओके सर, ये चीज़ हम समझ गए। तो अगर हम NH2 NP4 के लिए प्यारे बच्चों ऑर्बिटल का फिलअप करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, और हम बात करें P में तो 3 ऑर्बिटल होता है, आप सभी को पता है। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 और 4। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होनी चाहिए, तो आप देखिए इसके वैलेंस सेल में 2 और 6, 2 और 4, ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में? ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, 2 और 4। अगर इनको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए प्यारे बच्चों, तो ये अपने जिंदगी के सारे सुख पा जाएंगे, क्योंकि आपको क्या बताया गया कि एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सारे एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करें, 8 इलेक्ट्रॉन पाएं। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाता है, और जिससे वो स्टेबिलिटी पा जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भैया यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पा जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई एलिमेंट तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। तो सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारी ऑक्सीजन फैमिली की? -2। ओके सर, और कुछ? हाँ, अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अब क्या होगा, एक और कंडीशन है कि बजाय 2 लेने के अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ऐसी कंडीशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ऐसी कंडीशन में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक चीज़ और हो सकती है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन निकाल ले और फिर इधर फुलफिल्ड रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की तो -2 +2 +4 +6 ये सभी हमारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन फैमिली की। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि किस किस केसेस में कैसे कैसे कौन कौन सी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए भाई, अब हम एक बात और आपको बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली शो करता है। बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम करते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। सर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, -2 ऑक्सीडेशन नंबर की जो हमारी स्टेबिलिटी होती है, वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव
इन ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घटेगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होगी प्यारे बच्चों? ओके सर मैं समझ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होती है। ठीक है सर, बात कर लें +2 या +4 की। ठीक है, तो भाई +4 और +6 बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो हमारी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कहाँ पे बताऊँ भाई, कहाँ पे? यहाँ पे। जो हमारी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं। क्यों? अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट सब्र कर लेना। और इसी के साथ एक चीज़ और जान लो मेरे होनहार छात्रों, कि जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, खासकर ऑक्सीजन फैमिली में, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा संशय है कि सर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों क्यों इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, +6 की स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है? तो भैया बहुत ध्यान से समझना, सॉरी, +6 की डिक्रीज होती है, +4 की इंक्रीज। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल हमारा ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है टेलोरियम और पोलोरियम में डी और एफ ब्लॉक की एंट्री होती है, डी और एफ सबसेल की एंट्री होती है। और डी और एफ सबसेल की एंट्री होती है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा एस सबसेल है ये धीरे धीरे इसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है। जो हमारा एस सबसेल है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है। मतलब ये धीरे धीरे इनर्ट बिहेवियर शो करने लगता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो जब ये इनर्ट बिहेवियर शो करेगा, मतलब ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में या इलेक्ट्रॉनों के डोनेशन एक्सेप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब ये नहीं करेगा तो ऊपर से नीचे आने पर यही 4 इलेक्ट्रॉन ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। तो ऐसी केस में जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इनकी +4 ऑक्सीडेशन बनेगी। और बात करें +6 क्यों अनस्टेबल है ऊपर से नीचे आने पर? क्योंकि यस सबसेल जो हमारे हैं, यस सबसेल के जो ऑर्बिटल हमारे हैं, ये इनर्ट बिहेवियर शो करने लगते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर कोई हमसे कहे कि +4 ऊपर से नीचे जाने पर क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई हमसे कहे +6 टॉप टू बॉटम जाने पर क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो भी हम कहेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो हमारा s ऑर्बिटल होता है ये धीरे धीरे इनर्ट बिहेवियर शो करने लगता है, यानी कि ये किसी भी वैलेंसी में किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये कोई भी बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो बजाय 6 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के, ये 4 की तरह बिहेव करने लगता है। जब 4 की तरह बिहेव कर रहा है तो +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। उम्मीद करता हूं समझे होंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स। और अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या सर जी ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? नहीं बच्चों, ये गलती मत करना। एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पे बताया कि +4 जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी, +6 की डिक्रीज करती है। नाइट्रोजन फैमिली में हमने इन चीजों का जिक्र किया, ठीक है। और ऑक्सीजन की जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल है, नीचे आने पर डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है ये भी हम समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आपको मिल ही जाएगी PDF फॉर्म में, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन -2 के अलावा क्या कोई और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्या एक्सेप्शन केस कुछ है? तो बिल्कुल आइए देखते हैं, और वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले हम बात करते हैं परऑक्साइड फॉर्म में भी हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। सर ये पराक्साइड क्या होते हैं? प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि जहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड दिख जाए वहाँ पे आप समझ जाना कि ये पराक्साइड लिंकेज है। और ऐसे केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अभी तक आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन केवल -2 शो करता है, अब आपको मैंने बताया पराक्साइड के केस में ऑक्सीजन -1 शो करता है। आप बोलोगे सर प्रूव्ड करके बताइए, ऐसे नहीं मजा आ रहा है। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है H2O2, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। अब H2O2 में आप देखोगे तो इसका डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, तो ये -1, ये -1। तो जब भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन
स्टेट -1 होगी, इट इज 100% श्योर दैट कि इट इज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है ना। इसी तरह एक और फॉर्म में हमारा पाया जाता है भैया सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है सर जी? सुपर ऑक्साइड में क्या सुपर पावर आते हैं? नहीं नहीं भैया, सुपर पावर नहीं आते। जैसे हमारे पास है KO2, अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो ये हो गया KO2। अब आप सभी को पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी अल्कली मेटल है, ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अगर इसका +1 हो गया तो इसका +1 हो गया तो 100% इसका -1/2 होगा, इसका -1/2 होगा, तभी तो ये वैलेंस होगा। हाँ सर समझ गए, तो ये सुपर ऑक्साइड का केस हो गया। अच्छा सर, एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाँ, एक ऐसा भी आदमी है जो ऑक्सीजन का भी बाप बन के बैठा है, जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका नाम फ्लोरीन is the most electronegative all over in all over periodic table. फ्लोरीन is the most electronegative element in all over periodic table. तो अगर ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है OF2, ऐसे केसेस में आपको मैं बताऊं कि हमारा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 इसको बैलेंस करने के लिए ये +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो भैया ऑक्सीजन केवल -2 नहीं शो करता, ऑक्सीजन यहाँ पे आप देखो -1 शो कर रहा है पेरोक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड में -1/2 शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा ये +2 शो कर रहा है। तो एक्सेप्शनल केस बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में, और वही बनते हैं आपके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए होंगे। एक और मज़े की बात बताऊँ भाई, एनसीईआरटी की एक लाइन है कि +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारी शो होती है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वो आयनिक होती है या कोवैलेंटली। तो भैया आपको एक चीज़ पता है कि +4 में 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, +6 में 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आसान है 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना? नहीं सर, नहीं आसान है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट IP, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकेंड IP, थर्ड IP और ज़्यादा, 4 IP और ज़्यादा। इसका मतलब +4 +6 आयनिक नहीं है, ये प्राइमरली कोवैलेंटली, ये प्राइमरली कोवैलेंटली है। ये क्या है प्यारे बच्चों? प्राइमरीली कोवैलेंटली है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और +6, ये एनसीईआरटी में दिया है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि +4 +6 आयनिक फॉर्म है या कोवैलेंटली, तो ये कोवैलेंटली फॉर्म में है। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन इन ग्रुप नंबर 16। आप सभी को पता है कि किसी भी ग्रुप में जो एक एलिमेंट सबसे ऊपर होता है उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट होती है अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से, तो उसी के बारे में आइए देखते हैं। और वहां से भी बहुत सारे MCQ क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन बनते रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ से बहुत सारे MCQ आपके राइज होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सी ऐसी डिफरेंट क्वालिटी है ऑक्सीजन में अपने ग्रुप के और एलिमेंट से। सबसे पहले आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजन अपने ग्रुप में टॉप पे है तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है, इसका मतलब ऑक्सीजन की साइज सबसे छोटी होगी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्या मेंशन किया है? स्मॉल साइज, बिल्कुल सही। आपको पता है जब ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है, और ऊपर जिसकी साइज जितनी छोटी न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो हमारा ऑक्सीजन, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सेलेनियम है, टेलुरियम है, यहाँ पोलोनियम है, तो इसकी साइज इतनी बड़ी, इसकी थोड़ी और बड़ी, इसकी और बड़ी, इसकी और बड़ी। तो ऊपर से नीचे जाने पर जब साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो जो ऊपर है उसकी साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के केस में, तो हम इसके लिए अगर लिखना चाहें तो 1s2 2s2 एंड 2p4। अगर इसके लिए हम ऑर्बिटल बनाएं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हमारे 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। क्या 2p के बाद d आएगा? नहीं सर, 2p के बाद तो 3s आता है। इसका मतलब कि इस केसेस में d ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन के केसेस में d ऑर्बिटल नहीं है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप के हैं उन सभी के पास d ऑर्बिटल है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके पास क्या है? प्लस पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होते और यही वजह है कि ये मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी शो करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। क्यों भैया? 1 2 3 4 ऑर्बिटल इसके पास मैक्सिमम है इसके वैलेंस शेल में, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 4 होगी। अगर d ऑर्बिटल होता तो कोवैलेंसी और इंक्रीज होती। यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन बात लिखी और ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आइए देखते हैं क्यों। आप सभी को एक चीज़ पता है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आपको ले चलूँगा कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और क्यों आखिर ये ऑक्सीजन ही बनाता है। प्यारे बच्चों, जब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन
और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में बनेगा। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनेगा। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और या तो नाइट्रोजन हो या तो ऑक्सीजन हो या तो फ्लोरीन के बीच में बनेगा। तो जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है भैया, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कैसे बनाता है देखिए, मान लीजिए हमारे पास हमने ऑक्सीजन का एक कंपाउंड ले लिया वाटर, तो ये देखिए हमारा ये कितना सुंदर हमारे पास, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास बन रहा है। ये एक मॉलिक्यूल वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे से जुड़े हैं एच बॉन्डिंग करके, और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम इन सब के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। तो ये भी एक स्पेशल फीचर है जो कि ऑक्सीजन को सबसे अलग कर देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, भाई H2S क्यों लिक्विड है, और सॉरी H2O क्यों लिक्विड है, H2S क्यों गैस है। तो H2O में लिक्विड है इसलिए क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट H2S के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। NCERT में क्वेश्चन दिया है, परेशान मत हो। जब भी हम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ एनॉमलस बिहेवियर आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्राइड कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये जो हमारे ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन से जुड़कर किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है हाइड्राइड फॉर्मेशन में ये EH2 के टाइप का बनाते हैं। अब ये सर E कहाँ से आ गया भैया, E का मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ठीक है, मतलब EH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे हाइड्राइड इनके लिख दिए हैं, H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये सभी हमारे ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों साइज की, तो आप सभी को पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। सर ये क्यों समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है, इनके बीच में हमारे H के साथ जुड़ रहे हैं, फिर हमारा सल्फर है, ये जुड़ रहा है H के साथ, फिर हमारा सेलेनियम है, ये जुड़ रहा है H के साथ, फिर हमारा टेलोरियम है, ये जुड़ रहा है H के साथ, और फिर हमारा पोलोनियम है, ये जुड़ रहा है H के साथ। अब ये आप देखोगे बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन सबसे छोटी साइज, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेलोरियम की, फिर पोलोनियम की। ओके, जब साइज बढ़ रही है यहाँ पे तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच के क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि NCERT में लाइन तो दे दी बट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे भैया बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, अप एरो का मतलब इंक्रीज होना। अब प्यारे बच्चों जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इन बॉन्ड को तोड़ने की बात करूँ तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है, डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, मैं लिखूँगा, आप क्यों लिखोगे कि जो हमारी डिसोसिएशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा एक बात बताओ भैया, डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े। तो यहाँ पे भैया ये नज़दीक नज़दीक है तो जल्दी बॉन्ड नहीं टूटेगा, बट ये ऑलरेडी दूर दूर है, तो जो दूर दूर रहता है उनके रिश्ते जल्दी टूटते हैं, जो नज़दीक रहता है मोह माया रहती है तो रिश्ते नहीं टूटते। अच्छा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है ऊपर से नीचे हाइड्राइड के केस में, डिसोसिएशन एनर्जी घट रही है। जब डिसोसिएशन एनर्जी घट रही है प्यारे बच्चों तो स्टेबिलिटी भी घटेगी। क्यों भैया, स्टेबल कहाँ से रहेगा, जब चाहो तब तोड़ दो, ये रिश्ता टूट जाएगा। जब रिश्ता टूट जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ भी हमने डाउन एरो का निशान लगाया, मतलब स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। अब आप सोचोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों कि एक भी नंबर तुम गलत मत करो। आपकी आंखों के सपने मुझे पूरे करने हैं, मैं इस उम्मीद से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। अब हम बात कर लें एसिडिटी की, हम बात किसकी कर लें, एसिडिटी की। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ एसिडिटी।
और इसी में मैं आपको समझाऊंगा भाई एसिडिटी क्या होती है। जो जितनी जल्दी H+ देते हैं यही एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्या होती है? जो जितनी जल्दी H+ देते हैं उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे जल्दी H+ कौन देगा? अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, आसानी से वो बॉन्ड टूटेगा, आसानी से H वहाँ से रिलीज होगा। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है, इसलिए एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। जब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बेसिसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बेसिक हाइड्राइड कौन सा है तो आप बोलोगे H2O। सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्राइड कौन सा है तो होना चाहिए H2PO अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये रहा हमारा हाइड्राइड की स्टेबिलिटी, डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, एसिडिटी, बेसिसिटी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बॉन्ड एंगल की। देखिए भैया मैं आपको यहाँ पे बताऊं अगर बॉन्ड एंगल की, इन सारे एक काम करते हैं हम इसको रफ करते हैं तब बॉन्ड एंगल को डिटेल में समझते हैं और वहां से भी क्वेश्चन जरूर और जरूर आता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की हमारे ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड बनते हैं उनके बीच में, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आता है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ और भी पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। क्या डिक्रीज हो रहा है भैया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिक्रीज होती है भाई? साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर ही बॉन्ड एंगल निर्भर करता है। आप बोलोगे कैसे? मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, इस पे 2 लोन पेयर है, आप सभी को पता है, और ऐसे हमारा ये हाइड्राइड बना है, ठीक है ना। अब देखो इस केस में होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखता है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों को उतना खींच के रखेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे दूर दूर रहेंगे, मतलब बॉन्ड लेंथ हमारी बड़ी बड़ी होगी। तो ऐसे केसेस में रिपल्सन कम होगा, ऐसे केसेस में रिपल्सन कम होगा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल कम होगा। और जहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, जहां पे नजदीक नजदीक है एटम, वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो H2O के केस में आप सभी को पता है 104.5 होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है प्यारे बच्चों? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे नहीं तो जो बॉन्ड है वो दूर दूर रहेंगे, बड़े बॉन्ड बनेंगे। जब बड़े बनेंगे तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। लेकिन वहीं पर जब बात करें छोटे से हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम के बारे में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यही वजह है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अच्छा सर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। अच्छा प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन में ये दूंगा, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। H2O में हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। HBD का मतलब हैप्पी बर्थडे में समझना, मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 109.5 होना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं 109.28 होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन सर इस केस में आपने ये क्यों बता दिया? प्यारे बच्चों ये जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लोन पेयर जो है, इसके वजह से इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, ठीक है ना। इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल 104.5 हो जाता है और इसका शेप हो जाता है बेंड शेप। हालांकि हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाइड्राइड। तो ओवरऑल आप समझ गए कि H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। जैसे ही ग्रुप में नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, इसलिए बॉन्ड एंगल भी घटेगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ऑक्साइड की, अपने ऑक्सीजन फैमिली के। तो यार आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीजन फैमिली नाम है, मतलब ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, EO2 और EO3। फिर से आप कंफ्यूज मत होइएगा सर E का मतलब क्या है। E का मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे EO2 का बनाता है, मतलब अगर E को हम ऑक्सीजन मान ले तो O2 को जोड़ दे तो हमारा O3 बन जाता है। अरे सर मैं समझ गया, मतलब ओजोन EO2 टाइप का है ऑक्साइड है, बिल्कुल। और आपको बात करें अगर सल्फर की तो ये SO2 होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 टाइप के ऑक्साइड की स्टडी करते हैं, EO2 और EO3।
बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों टाइप के जो ऑक्साइड हैं ये हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में। फिर से सुनिए, EO2 एंड EO3 दोनों टाइप के ऑक्साइड हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में, ये बात याद रखिए, बहुत ज्यादा काम आएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बता दूं, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा चैप्टर है, जुड़ने की सारी चीजें हमको समझ में है, कुछ चीजें फैक्ट हैं जो कि हमको याद करनी पड़ेंगी। चलो ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें SO2 की और ओजोन की, तो ये हमारे गैस होते हैं। बात करें अगर सल्फर डाइऑक्साइड की और ओजोन की, तो ये हमारे गैस होते हैं। और मजे की बात बताऊं, जो हमारा ओजोन होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोला सर ने? जो हमारा ओजोन होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, और क्या बोला सर ने? कि जो हमारा सेलेनियम होता है ये सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म में पाया जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सेलेनियम कैसे सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर सेलेनियम को हम इस फॉर्म में लिखें, Fe डबल बॉन्ड हो, Fe डबल बॉन्ड हो, तो सेलेनियम की यहाँ पे देखो वैलेंसी 4 है, तो ऐसे केसेस में ये गैस के फॉर्म में पाया जा रहा है। अब कब ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है? जब ये इस तरह से जुड़ते चला जाता है, यहाँ पे भी वैलेंसी 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो जब ये इस तरह से जुड़ते हुए चला जाता है हमारा सेलेनियम, तो ऐसे केसेस में ये सॉलिड बनाता है और ऐसे केसेस में गैस। हालांकि इसका चित्र कभी नहीं पूछेगा आपसे, आपको ये याद होना चाहिए कि सेलेनियम हमारा सॉलिड एज वेल एज गैस दोनों फॉर्म में। एनसीईआरटी में केवल सॉलिड शायद मेंशन है, मैंने ऐसा पढ़ा था, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ भाई, SO2 हमारा और ओजोन गैस है। सेलेनियम हमारा जो ऑक्साइड बनाता है वो सॉलिड के फॉर्म में भी और गैस के फॉर्म में भी, सॉलिड के फॉर्म वाला भी दिखा दिया, गैस के फॉर्म वाला भी दिखा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम SO2 और SeO2 और TeO2 में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, तो बढ़ती क्या है भैया? बढ़ती ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो TeO2 जो हमारा होता है, टेलुरियम ऑक्साइड, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, TeO2 जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और मजे की बात बताऊं, ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म EO3 टाइप। भैया ऑक्सीजन कभी भी EO3 टाइप का कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यार कहां से EO3 टाइप का बनाएगा? ओजोन जो बनता है वो EO2 टाइप का बनता है। तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे कि ऑक्साइड में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जरूरी है कि ये 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, जरूरी है कि ये दोनों एसिडिक नेचर में है, जरूरी ये है ऑक्सीजन EO3 नहीं बनाता, जरूरी ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन गैस है, सेलेनियम सॉलिड एज वेल एज गैस है। दोनों केसेस की बात कर ली। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतनी सी बात आपको जानना जरूरी थी। बाकी जो कुछ बचा है वो सारा क्वेश्चन में कवर कराएंगे, ये मत सोचना सर ने शॉर्टकट पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन की। तो रिएक्शन विथ हैलोजन में ये 4 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, मेनली 3 टाइप। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये EX6 टाइप, EX4 टाइप, EX2 टाइप और मोनोहैलाइड। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी E का मतलब क्या? प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया, E का मतलब एक में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके सर, मतलब EX6 का मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा SF6, ये कंपाउंड इस टाइप का है। EX4 में जैसे आपने सुना होगा कि SF4, बिल्कुल सर सुने हैं। EX2 में भी आपने क्या सुना होगा? OF2। ओके सर। अच्छा एक बात बताऊं आपको मजे की, जो EX6 टाइप का कंपाउंड है ऑक्सीजन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ऑक्सीजन में D ऑर्बिटल नहीं होता है। कैसे नहीं होता भैया? लिख के देख लो, नहीं पाया जाता। अगर ऑक्सीजन में D ऑर्बिटल नहीं पाए जाएंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और EX6 टाइप के बनाने के लिए ऑक्सीजन को 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अरे भैया ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ अच्छा सर, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए जो हमारे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के पेपर में छप सकते हैं क्वेश्चन बनकर। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कि जो हमारे हैलोजन होते हैं वो कौन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर इनसे जुड़ने के बाद, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आप बोलोगे सर जी फ्लोरीन क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है? फ्लोरीन की साइज छोटी होती है इसलिए फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबल होता है अगर हम बात करें इनके हैलाइड की स्टेबिलिटी में। अच्छा एक बहुत मजे की बात आपको बताएं, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है कि हेक्सा हैलाइड ओनली फॉर्म बाई F, हेक्सा हैलाइड ओनली फॉर्म बाई फ्लोरीन। अगर हम बात करें हेक्सा हैलाइड की तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं हो सकता, ब्रोमीन नहीं हो सकता, आयोडीन नहीं हो सकता, केवल और केवल फ्लोरीन के साथ हेक्सा फ्लोराइड, हेक्सा हैलाइड बनता है। यहाँ पे SF6 है, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है। क्या कभी आपने HCl6 देखा? सर मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो मुबारक हो आपको, आपने रिसर्च कर दिया। इसका मतलब कि हेक्सा हैलाइड ओनली फॉर्म F,
केवल फ्लोरीन के साथ हेक्साहेलाइड बनता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। अच्छा, अगर हम बात करें भैया ये जितने भी हमारे हेक्साहेलाइड हैं जैसे SF6, SeF6 और TeF6, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, एक्सेप्शनल केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये नीट और जेई में बहुत बार पूछा जाता है कि SF6 यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू SeF6 और TeF6। अब बच्चे पूछते हैं ये क्यों स्टेबल होगा, तो एनसीईआरटी में एक शब्द लिख दिया गया है, लेकिन उस शब्द से आप नहीं कुछ समझ पाते, तो मैं समझाता हूं। वो शब्द है कि ड्यू टू स्टेरिक रीजन। ये स्टेरिक रीजन क्या है भैया, बता रहा हूं प्यारे बच्चों। ये कह रहे हैं कि SF6 ज्यादा स्टेबल होता है SeF6 और TeF6 से। ये EX6 टाइप के हैलाइड हैं जो कि केवल फ्लोरीन के साथ बनते हैं और किसी हेलोजन के साथ नहीं बनते। तो अगर हम बात करें SF6 की, तो इसका जो चित्र होता है वो ऐसे होता है, ऑक्टाहेड्रल। अगर आप आगे पढ़ोगे, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा होगा तो आपने देखा रहा होगा कि SF6 का जो चित्र होता है ये कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। और क्योंकि सल्फर की भी साइज बहुत बड़ी तो है नहीं भाई, बहुत नीचे तो है नहीं, और फ्लोरीन की भी साइज बहुत बड़ी नहीं है, प्लस बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये एकदम नज़दीक रहेगा। एकदम नज़दीक रहने के कारण ये इतना डेंस रहता है कि ये किसी भी रिएजेंट को अटैक नहीं करने देता। कोई भी रिएजेंट, यहाँ तक कि हाइड्रोलिसिस जो सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, जो किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देती है, हाइड्रोलिसिस भी इस पर अटैक नहीं कर पाती है SF6 पर। क्यों? ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक रीजन। इसी रीजन को स्टेरिक रीजन कहते हैं कि जो सल्फर 6 फ्लोरीन से बाकायदे घिरा है, पूरे घेरा बनाए हुए हैं कि जाने नहीं दूंगा तुमको सल्फर के पास। और यही वजह है कि ये रिएक्शन करते नहीं जल्दी। जब रिएक्शन करेंगे नहीं प्यारे बच्चों तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन हेक्सा हैलाइड, तो SF6 की सबसे ज़्यादा, फिर SeF6 की, फिर TeF6 की। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, क्योंकि इसका जो डायग्राम है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, दोनों की साइज छोटी है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, क्लोजली बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई हिला नहीं सकता। यही वजह है कि हाइड्रोलिसिस भी इस पर नहीं काम करती। उम्मीद करता हूँ समझेंगे, ज़्यादा डिटेल तब बताऊंगा जब क्वेश्चन मिलेगा। बस यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट समझो, ये ऑर्डर आप नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। अब हम बात करते हैं टेट्राहेलाइड की। तो प्यारे बच्चों टेट्राहेलाइड में जैसे हमारा SF4 हो गया, SeF4 हो गया, TeF4 हो गया, तो जो हमारा SF4 है, ठीक है ना, जो हमारा सल्फर टेट्राफ्लोराइड है ये हमारी गैस फॉर्म में पाई जाती है। जो हमारी SeF6 है ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, सॉरी SeF4 लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और TeF4 हमारा ये भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो सर यही पढ़ाने के लिए बता रहे थे? नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SF4 का ज्योमेट्री क्या होगा। तो मैंने लिख तो दिया है सीसा शेप ज्योमेट्री, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि सर जी कैसे सीसा शेप ज्योमेट्री, आखिर ये होती क्या है सीसा शेप ज्योमेट्री। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें SF4 में, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। कितने भैया? 4। ठीक है, ऐसे मत बताइए सर, ऐसे बताइए सल्फर में कितने वैलेंस सेल होते हैं। सल्फर में भैया जब हम लिखेंगे, आपको मैं बताऊं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर कैसे बताएंगे कि इसकी ज्योमेट्री सीसा शेप होती है। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ सल्फर की, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऐसे होगा NH2NP4। अब देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है प्यारे बच्चों, NH2NP4 हमारे पास है, ठीक है। अब देखो भैया 1 2 और 1 2 1 1, ठीक है। ये जो हमारा सल्फर है ये 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है। ये जो हमारा सल्फर है ये कैसे यूज करता है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं तो ये कुछ ऐसा सीन दिखाएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, और यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा ND0 में, क्योंकि सल्फर के केस में d ऑर्बिटल पाया जाता है। तो अगर d ऑर्बिटल होता तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन भरें, ये वाला इसमें चला गया तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ऐसे केसेस में होगा क्या, 4 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन और 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया भैया, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, 1 S और 3 P और 1 D, sp3D हाइब्रिडाइजेशन। और एक लोन पेयर है जिसकी शेयरिंग नहीं हुई, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी पता है कि जो हमारी sp3D हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है भैया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
जो हमारा शेप होता है वो कितना होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो क्या सर इसका भी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा? नहीं, इसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इस केसेस में हम बात करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है जो कि इसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करता है। अगर हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएं तो आप सभी को पता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारा ऐसे बनता है। ये हमारा क्या है, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है। बाइपिरामिडल का मतलब एक इसके परपेंडिकुलर, एक इसके उस पार। दिस इज TBP, इसको हम TBP भी कहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताऊं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि कैसे शीशा से बनता है, तो याद कर लो कि SF4 में शीशा से बनता है, लेकिन मैं समझाऊंगा, जो समझ पा रहे हैं वो समझे। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू sp3 डिहाइब्रिडेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, अब लोन पेयर भैया रहेगा कहाँ? लोन पेयर यहाँ पे रहेगा। लोन पेयर कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम इसके चित्र को मॉडिफाइड करें, क्योंकि एक लोन पेयर है, बीच में सल्फर रखें, यहाँ ये रखें, यहाँ ये, तो लोन पेयर यहाँ रहेगा। अब यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, और इस शेप को प्यारे बच्चों हम कहते हैं सीसा शेप्ड। तो अब कोई पूछे कि SF4 की ज्योमेट्री क्या होगी, तो हम बोलेंगे सीसा शेप्ड, और बहुत ही आसानी से हम बता देंगे कि क्यों होगी, क्योंकि एक लोन पेयर है जो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर देगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ऑक्सीजन फैमिली केमिकल रिएक्शन शो करता है, किन किन चीज़ों से हाइड्राइड कैसे बनाता है, ऑक्साइड कैसे बनाता है, और हैलाइड कैसे बनाता है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में अभी आगे क्या क्या है, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, अभी आगे क्या क्या है भाई, अभी इसमें इसी टॉपिक में P ब्लॉक में ये जो ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं, अभी आप देखोगे NCERT में हमारे पास है डाई ऑक्सीजन। मैं सब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि सर ने छोड़ दिया। और फिर आप देखोगे तो हमारे पास इसके सिंपल ऑक्साइड हैं, किसके? ऑक्सीजन फैमिली के सिंपल ऑक्साइड हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको ऑक्सा एसिड पढ़ना है। क्या पढ़ना? ऑक्सा एसिड पढ़ना है। उसके बाद हमको भैया ओजोन पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? ओजोन पढ़ना है। और हमको पढ़ना है एलोट्रॉपी। किसकी एलोट्रॉपी? सल्फर की एलोट्रॉपी। तो ये इतने टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो अब आप सोचोगे क्या सर ये थर्ड लेक्चर में आएगा? नहीं, ये सारे अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने तो बस एक कॉन्सेप्ट जनरेशन की बात की थी। हमने तो क्रैश कोर्स में ये कहा था कि हम क्वालिटी कंटेंट आपको देंगे, आपके माइंडसेट बना देंगे। मैंने कहा कि ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो जब ये सारे एक बड़े बड़े क्वेश्चन है, शार्ट आंसर हैं, तो इसको जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो एक एक टॉपिक को वहां पे बताएंगे, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। इसका मतलब सर ऑक्सीजन फैमिली फिनिश? हाँ, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल ये फिजिक्स फिनिश हो गया। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी पूरी फैमिली फिनिश हो गई। ठीक है ना, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो यूज होने वाले थे वो सारी चीजें मैंने बता दी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो बचा कुछ है वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अभी नहीं जिक्र किया। ये जब हम लोग जब हेलोजन फैमिली भी पढ़ लेंगे, हम लोग जब नोबेल गैस भी पढ़ लेंगे, तब जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे ही दिन रात मेहनत करते रहिए अपने सपनों के लिए। 100% जिस उम्मीद से आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है वो 95 पाने का सपना आप पूरा करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर देना।